नमस्कार, मैं डॉक्टर अनामिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी बाय डॉक्टर अनामिका में। आज के इस वीडियो में हम द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। द्वंद्व समास की चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि उत्साह बना रहे और मैं आपके लिए इसी तरह से काम करती रहूं। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व शब्द का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है दुविधा भी, जैसे वो मानसिक द्वंद्व में है, वहां भी दो स्थितियां होती हैं जो दोनों बराबर की स्थिति में होती है, मैं ये करूं या ये करूं। द्वंद्व कहते हैं जो बराबरी के स्थिति में, जैसे द्वंद्व युद्ध, दो बराबरी के लोगों के बीच युद्ध, यानी दोनों ही बराबर होते हैं। द्वंद्व समास की बात करें तो यहां भी स्थिति वही होती है, दोनों ही पद इसके बराबर होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है, दोनों में से कोई एक प्रधान नहीं होता। इस समास के दोनों पद यानी पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। दोनों में बराबरी की स्थिति होती है, दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, इसीलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं, तब जब द्वंद्व समास से बने समस्त पद का हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते समय हम उनके बीच में, उन दो पदों के बीच में और, या, अथवा, एवं जैसे समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करते हैं। और जब समस्त पद बनाते हैं, जब हम इस समास का समस्त पद बनाते हैं, वाक्यांश का समस्त पद बनाते हैं, तब उस समस्त पद के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मैंने यहां लिखा है प्रायः। प्रायः का तात्पर्य है कि कभी कभी स्थिति ऐसी हो सकती है कि द्वंद्व समास के दो पदों के बीच योजक चिन्ह न भी हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ज्यादातर रहते ही हैं, परंतु कभी कभी यह स्थिति हो सकती है कि वहां पर योजक चिन्ह नहीं हो, तब विग्रह हमारी सहायता करेगा कि यह द्वंद्व समास है या नहीं, जो हम आगे देखेंगे। इस समास की एक और विशेषता है, एक और खासियत यह है कि इस समास के दोनों पद या तो संज्ञा होते हैं या दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। ये द्वंद्व समास की विशेषताएं हैं। फिर से हम एक बार देखेंगे कि द्वंद्व समास के दोनों पद बराबर होते हैं, समान होते हैं, एक जैसी स्थिति होती है, दोनों प्रधान होते हैं। और जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हम वाक्यांश बनाने के लिए और, या, अथवा, एवं जैसे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो जोड़ने का काम करते हैं। और जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो दोनों पदों के बीच ज्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस समास के दोनों पद या तो संज्ञा हो सकते हैं या विशेषण हो सकते हैं। आगे हम उदाहरणों के माध्यम से द्वंद्व समास को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि चीजें हमारे लिए और ज्यादा क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए और हम इस समास में कोई गलती न करें। यहां मैंने उदाहरण लिख रखे हैं। सबसे पहला उदाहरण है धनी निर्धन। यहां ये समस्त पद है, धनी निर्धन। इसका पूर्व पद धनी और उत्तर पद निर्धन है। इसका विग्रह क्या होगा? धनी और निर्धन। यहां सभी प्रकार के लोग रहते हैं, धनी और निर्धन दोनों, हम ऐसा कह सकते हैं। और जब हमने यहां से ये और समुच्चय बोधक योजक हटाया तो यहां पर एक योजक चिन्ह आ जाता है। यहां धनी और निर्धन दोनों ही संज्ञा पद हैं। दोनों ही क्या है? विशेषण पद है। धनी व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, तो धनी और निर्धन दोनों ही विशेषण पद हैं। उसी तरह से दूसरा उदाहरण मैंने यहां लिख रखा है देश विदेश। पूर्व पद देश और उत्तर पद विदेश। विग्रह हो जाएगा देश या विदेश। ठीक है, यहां हमने या समुच्चय बोधक योजक का प्रयोग किया और इसके माध्यम से हमने वाक्यांश का निर्माण किया, समस्त पद का समास विग्रह किया। और जैसे ही हम इस या को हटा देंगे हमारा समस्त पद बन जाएगा देश विदेश। उसी तरह से, और ये दोनों ही संज्ञा पद हैं,
देश भी और विदेश भी, दोनों ही संज्ञा पद हैं। उसी प्रकार से ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, ठीक है, ये भी दोनों विशेषण पद हैं। सुख दुख, हम कहते हैं ना जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते रहते हैं, तो सुख और दुख, और जैसे ही हमने या और समुच्चय बोधक योजक को हटा दिया, हमारे पास सुख दुख समस्त पद आ जाता है। तो यह है द्वंद्व समास। यहां दोनों पद प्रधान हैं, धनी भी और निर्धन भी, दोनों की स्थिति बराबर, दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, देश विदेश, ऊंचा नीचा, सुख दुख। आगे अन्य और उदाहरण से हम और स्पष्टता लेंगे। यहां मैंने लिखा है अन्न जल, दोनों को एक साथ रखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं अन्न और जल, ठीक है। चीजें या तो अपनी होंगी या पराई होंगी, तो यहां विग्रह क्या हो जाएगा, अपना या पराया। हमें पता चल जाता है कि अपना या पराया कौन है, हम ऐसे वाक्य बोलते हैं ना, तो ये अपना या पराया हमारा वाक्यांश है, जिसमें से अगर हमने या समुच्चय बोधक योजक को हटा दिया तो हमारे पास समस्त पद हो जाता है अपना पराया। चाय कॉफी, जब हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं ना चाय पियेंगे या कॉफी, तो चाय या कॉफी। रुपया और पैसा दोनों एक साथ रखा जा सकता है, तो हमने और का प्रयोग किया। वेद और पुराण, समस्त पद क्या हो जाएगा, वेद पुराण। अगर हमने और योजक को हटा दिया तो हमारा समस्त पद वेद पुराण। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, है ना। जीवन मरण, जीवन और मरण। अब मेरे सामने जीवन और मरण की स्थिति है, ये हमारा अगर पूरा वाक्य होता है तो हम वहां से जीवन और मरण वाक्यांश को लेते हैं और हटा दिया तो हमारा वाक्य एक समस्त पद में, हमारा जीवन मरण समस्त पद हो गया और वाक्य हम कह सकते हैं मेरे सामने जीवन मरण की स्थिति है। तो हमने क्या किया, जीवन और मरण वाक्यांश से समस्त पद बना लिया जीवन मरण। ये प्रक्रिया क्या हो गई, समास। और ये समास कौन सा हो गया, द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन। घर आंगन, घर आंगन, घर और आंगन। उसी प्रकार से मैंने यहां लिखा है गौरी शंकर। यहां गौरी शंकर मैंने एक साथ लिखा हुआ है, यहां योजक चिन्ह नहीं है। हमें समस्त पद दोनों ही स्थितियों में मिल सकता है, ये उसका उदाहरण है, ठीक है ना। तब हमें क्या करना होगा, मान लीजिए हमारा समस्त पद आ गया और हमें कहना होगा कि समास विग्रह करके बताइए या समास का भेद बताइए। तो इसलिए कि यहाँ योजक नहीं है, ज्यादातर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कि जब इसमें योजक चिन्ह है नहीं, क्योंकि उन्हें पढ़ाया जाता है कि द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह लगाया जाता है, परंतु हमेशा स्थिति ऐसी नहीं होती है। कभी कभी द्वंद्व समास बिना योजक के भी लिखे जाते हैं और स्थिति मैंने आपको यहाँ दिखाई, गौरी शंकर एक साथ लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, विग्रह करके देख लेंगे, तो हमारा विग्रह क्या हो जाएगा, गौरी और शंकर। दूसरा कोई विग्रह यहाँ नहीं आएगा, गौरी का शंकर, गौरी के लिए शंकर, कोई भी विग्रह यहाँ काम नहीं करेगा। जब भी काम करेगा तो गौरी शंकर यानी गौरी और शंकर दोनों एक साथ, तो गौरी और शंकर। ऐसी स्थिति में जब भी पढ़े तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां मैं आपको और स्पष्ट कर देती हूं, जैसे मैंने यहां उदाहरण के लिए आपसे कहा ना कि हमारा समस्त पद कभी कभी बिना योजक का आ सकता है और कभी कभी तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास में भी समस्त पद योजक के साथ हो सकता है। उदाहरण आपके बोर्ड पर ही दिख जाएगा, जैसे मैंने यहां लिखा है ना, समास विग्रह, है ना।
समास विग्रह भी एक समस्त पद है, यह भी एक समस्त पद है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, समास का विग्रह। अब यहां तो योजक लगा है, तो क्या यह तत्पुरुष समास है या द्वंद्व समास है, या कौन सा समास है? यहां तो योजक लगा है ना। अगर योजक वाले सारे समस्त पद द्वंद्व होते हैं तब इसे द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन यह द्वंद्व समास नहीं है। यह क्या है, तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि योजक चिन्ह ज्यादातर द्वंद्व समास में होते हैं, परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी हो सकती है कि हमारा द्वंद्व समास का समस्त पद बिना योजक का होगा और तत्पुरुष या कर्मधारय समास का समस्त पद योजक के साथ लिखा होगा। ऐसी स्थिति में योजक देखकर कंफ्यूज नहीं करना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है, और योजक नहीं देखकर भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ऐसी स्थिति में विग्रह का सहारा लेना है, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जो हमारी दुविधा को दूर कर देगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये गौरी शंकर आपको इस रूप में लिखकर दिखाया था। दूसरा है आखिरी है हमारा क्रय विक्रय। तो क्रय और विक्रय, क्रय यानी खरीदना, विक्रय बेचना, ये हमारा द्वंद्व समास है। एक बार फिर से हम देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो द्वंद्व समास की विशेषता यह है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, और समास विग्रह करते समय और, या, अथवा, एवं जैसे समुच्चय बोधक का प्रयोग होता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो योजक हट जाते हैं और वहां पर योजक चिन्ह उपस्थित हो जाते हैं। प्रायः योजक चिन्ह यानी ज्यादातर, कभी कभी बिना योजक चिन्ह का भी द्वंद्व समास हो सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही साथ इस समास के दोनों पद या तो संज्ञा हो सकते हैं या विशेषण हो सकते हैं। यहाँ कई उदाहरण से मैंने आपको यह बात दिखाई भी है, कई अन्य उदाहरण हैं जो कि आपके लिए काम आएंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि द्वंद्व समास बिना योजक और योजक दोनों स्थितियों में हमारे सामने हो सकता है, और अन्य समास भी, उसके भी समस्त पद योजक के साथ लिखे जा सकते हैं। इसलिए योजक देखकर द्वंद्व समास का अनुमान करना बिल्कुल गलत तरीका है। अगर ये आपको कोई ट्रिक में सिखाता है कि आप ये देखिए कि जहाँ योजक लगा है वहाँ पर द्वंद्व समास होगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको यही उदाहरण दिखा दिया कि समास विग्रह शब्द जो यहाँ तक पद लिखा हुआ है यह खुद अपने आप में एक समस्त पद है, और योजक लगने के बावजूद यह द्वंद्व नहीं है, तत्पुरुष समास है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, द्वंद्व समास आपके लिए अत्यंत आसान हो जाएगा। इन उदाहरणों से भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ द्वंद्व समास में अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी, पर आप मेरी भी एक सहायता करें कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, मेरा उत्साह बढ़ाएं, और हम ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।